Jai Hind, dear students. I am Dr. Bimles Misra from AKG Engineering College. So today we will teach quantum mechanics, and the topic is particle in a 1D box. So the quantum mechanics is the first unit of engineering physics BS 101 course. So today we will discuss very important topic, which is particle in a 1D box. So basically quantum mechanics is advancement of classical physics. So क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं पार्टिकल नेचर की, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब पार्टिकल बहुत छोटा होता है तो हम उसके वेव नेचर की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर जब वेव नेचर की बात करेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उससे क्या होगा, इस जो पार्टिकल है जो कन्फाइंड है एक 1D बॉक्स में, इधर पोटेंशियल इनफाइनाइट है और बीच में पोटेंशियल 0 है, तो इसको बोलते हैं पार्टिकल कन्फाइंड इन ए 1D बॉक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर कैसे मतलब मोशन कर रहा है, उसका मोशन कैसा है, उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली तो क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद आती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स और एक आती है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और एक है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो अगर पार्टिकल का जो साइज है, साइज क्या है, बड़ा है, बड़ा मतलब माइक्रो साइज है। साइज अगर माइक्रो है तो क्लासिकल मैकेनिक्स से क्लासिकल फिजिक्स बहुत अच्छे से अप्लाई होगी, सारे रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर साइज माइक्रो हो गया और एटॉमिक हो गया, माइक्रो, अगर साइज पार्टिकल का साइज अगर एटॉमिक हो गया, माइक्रो हो गया, छोटा पार्टिकल हो गया, उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कर जाएगी और क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे तभी रिजल्ट सही आएगा। और अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्लोज टू सी है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी के क्लोज है तो हमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अप्लाई करना होगा। उस समय हम क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो दो चीजें हो गई, एक तो साइज और दूसरा वेलोसिटी। साइज का मतलब मास कह लीजिए, मास से रिलेट है। तो अगर साइज पार्टिकल का छोटा है तो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं लगेगी, और अगर वेलोसिटी क्लोज टू सी है तो उस समय रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर साइज भी छोटा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड।
सो वहां पर जो मैकेनिक्स लगेगी वो होगी रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, इसको फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। तो आज का जो हम लोग टॉपिक है, आज हम लोग करेंगे, हमारा फोकस होगा क्वांटम मैकेनिक्स पे। क्वांटम मैकेनिक्स का दूसरा नाम है वेव मैकेनिक्स। तो कई बार इसको वेव मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स दूसरा नाम वेव मैकेनिक्स, और क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब पार्टिकल मैकेनिक्स, या मैकेनिक्स का जैसा मतलब समझते थे। मैकेनिक्स मतलब मोशन, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल। तो आज हम लोग करेंगे वेव मैकेनिक्स। तो हमें पता है कि कोई भी, अगर जैसे लाइट है, तो लाइट डुअल नेचर है। लाइट पार्टिकल तरह भी बिहेव करता है और लाइट वेव की तरह से बिहेव करता है। पार्टिकल तरीके से लाइट कहां बिहेव करता है? कॉम्पटन इफेक्ट में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एटसेट्रा। और वेव की तरीके से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो लाइट क्या है? डुअल नेचर का। दिस इज डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब कि लाइट एक ही चीज है, लेकिन समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल and sometimes it behave like wave. So call it duality of light. तो लाइट को पहले हम लोग समझते थे वेव, ठीक है, बहुत समय तक यही पता था लाइट क्या है, वेव है, एनर्जी है, एनर्जी मीन्स वेव। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यहां पर हम देखते हैं कि लाइट क्या है, अगर उसको वेव मान के चलेंगे तो रिजल्ट सही नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने जब लाइट को पार्टिकल माना और ये इक्वेशन लिखा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई, और सिंपली इस इक्वेशन से आइंस्टीन ने क्या किया, पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो h न्यू है, ये है पार्टिकल, फोटोन जिसको बोलते हैं। तो लाइट समटाइम्स पार्टिकल तरह बिहेव करती है, समटाइम वेव्स की तरीके से बिहेव करती है। तो जो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डिबॉगली, तो डिबॉगली ने क्या किया कि बोला अगर लाइट डुअल नेचर हो सकता है, लाइट में अगर डुअलिटी हो सकती है, तो मैटर भी क्या होगा, वो भी डुअल होगा। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू mc²। तो एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी हो गई लाइट और ये हो गया मैटर। तो जब दोनों आपस में रिलेशन है, तो अगर लाइट डुअल नेचर है तो मैटर भी डुअल नेचर होगा। तो डिबॉगली हाइपोथेसिस है कि जो मैटर है वो क्या है, वो एक वेव की तरीके से बिहेव करेगा, जिसकी वेवलेंथ लेम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h है प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ वेलोसिटी, मास ऑफ पार्टिकल, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो बेसिकली लेम्डा इज इक्वल टू h बाई p। और जब डिबॉगली से पूछा गया रिलेशन भाई कहाँ से आ गया, तो उसने बोला ये फोटोन के लिए ट्रू है, क्योंकि मेरा कंसेप्ट मैंने लाइट से लिया हुआ है, तो मैंने इस कंसेप्ट को मैटर पे भी लगा दिया। तो इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके एक बहुत महान साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है श्रोडिंगर, उन्होंने एक वेव इक्वेशन डिराइव किया, जिसको आज हम लोग नहीं करेंगे। उसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है i(h cat del psi by del t minus h cut square by 2m plus v psi। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन किसके लिए? वेव कौन सी है? ये है मैटर
वेव इक्वेशन, मैटर वेव इक्वेशन। और मैटर कौन सी है? डी ब्रॉगली मैटर वेव है, डी ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन, और इसी को बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो यहां साई क्या है? वेव फंक्शन है। जब भी वेव आएगा तो कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा। टी टाइम है, एच कट है, प्लैंक कांस्टेंट, नॉर्मलाइज प्लैंक कांस्टेंट एच, और आई है आयोटा अंडर रूट -1, और ये ऑपरेटर है लाप्लास ऑपरेटर, सब लोग परिचित होंगे। और मास ऑफ ए पार्टिकल, जिस पार्टिकल से एसोसिएटेड मैटर वेव की स्टडी कर रहे हैं उस पार्टिकल का मास। और वी है पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल में वो पार्टिकल प्लेस्ड है। तो हम लोग आज के टॉपिक में क्या करेंगे? आज हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो क्या है आज? ये है x = 0, x = L। तो एक इमेजिनरी प्रॉब्लम करेंगे टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसको समझने के लिए एक हमने इमेजिनरी प्रॉब्लम लिया है। ये एक्स एक्सिस है जिसमें एक पार्टिकल कन्फाइंड है, एक कोई पार्टिकल है वो इसमें कन्फाइंड, जिसकी कुछ एनर्जी होगी, और इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो इधर पोटेंशियल क्या है? इनफाइनाइट। अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0। पार्टिकल का मास हमने m ले लिया, एनर्जी E ले ली। तो पार्टिकल अंदर कैसे मोशन कर रहा है? क्योंकि यहां पर पार्टिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं लगेगी। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, एटॉमिक पार्टिकल है। और फिजिकल एग्जांपल इसका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन एटम। लेकिन वो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, यहाँ हम लोग 1D प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो इट इज 1D बॉक्स, 1D पोटेंशियल बॉक्स, 1D पोटेंशियल बॉक्स। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां हम लोग जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो होगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट क्यों ले रहे हैं? तो टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इस तरीके से होता है। तो ये है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ई पार्टिकल की एनर्जी है V, जहां पार्टिकल कन्फाइंड है, और ये जो V है, V को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, V 0 है कब? इफ x इज लेस देन L ग्रेटर देन 0, और इनफाइनाइट है इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, sorry, x is greater or equal to L and less than 0। तो इसका मतलब अगर x 0 से छोटा इधर है तो पोटेंशियल इनफाइनाइट है, और L से बड़ा है तो पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो ये हमारा पोटेंशियल फंक्शन हो गया। मैथमेटिकली हमने इसको डिफाइन किया, फिजिकली हमने यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया। तो इनसाइड द बॉक्स क्या है? पोटेंशियल 0। इसी को कहते फ्री पार्टिकल भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ये लाप्लास ऑपरेटर है, इसको अगर ओपन करेंगे तो इसमें del by del x है, सबको पता होगा। इस ऑपरेटर को अगर ओपन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये लाप्लास ऑपरेटर को हमने ओपन कर दिया। लाप्लास ऑपरेटर बता देता हूँ किसको बोलते हैं। ये एक ऑपरेटर है जो 2
डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट से बनता है, और ये होता है del 2 बाई del x स्क्वायर del 2 बाई del y स्क्वायर del 2 बाई del z स्क्वायर। सो दिस इज मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो इसी ऑपरेटर को हमने यहाँ पर ओपन कर दिया। साई वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन मतलब जो पार्टिकल है उसका वेव नेचर है, तो वेव नेचर से एसोसिएटेड कोई क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी को भी समझेंगे हम लोग कौन सी क्वांटिटी है। उस क्वांटिटी से एसोसिएटेड क्वांटिटी, उसकी फिजिकल क्वांटिटी, वेव फंक्शन इसको कहते हैं, उसके लिए एक वेव है, वेव इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो अभी फिलहाल हमने क्योंकि केस कंसिडर किया है ओनली एक्स डायरेक्शन, तो जिसमें वाई डिपेंडेंस नहीं होगा और जेड डिपेंडेंस नहीं होगा, तो सिर्फ एक्स डिपेंडेंस होगा, तो हम लोग एक्स टर्म लेंगे और यह टर्म लेंगे। अगले उसमें मैं लिखता हूं इसको del 2 साई बाई del x स्क्वायर 2m e माइनस बी। ये इक्वेशन आ गया, लेकिन ये इक्वेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने पार्शियल यूज किया है, और पार्शियल तब होगा जब मोर देन वन वेरिएबल होगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल एक है, तो इसको हम टोटल डेरिवेटिव बना लेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज बेटर टू राइट लाइक दिस। और यहां क्योंकि पोटेंशियल जीरो है इनसाइड द बॉक्स, तो हमने v की वैल्यू ले लिया 0। तो अगले टर्म में हो जाएगा वेयर हमने k एक नया सिंबल ले लिया, k स्क्वायर, उसकी वैल्यू है 2me h कट स्क्वायर। m मास ऑफ द पार्टिकल है, e एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, और h प्लैंक कांस्टेंट है, h कट नॉर्मलाइज प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ODE। आपने ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल टेक्निक देखते हैं कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं कि एक फंक्शन है, ऐसे सोचते हैं, जिस फंक्शन, किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, और इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? विथ रेस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स। तो ऐसा फंक्शन जिसको 2 बार डिफरेंशिएट करे x के रिस्पेक्ट में, और वो फंक्शन रिमेन रहे, प्लस उसके साथ एक माइनस के स्क्वायर आ जाए। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो इसका सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन साई किसका फंक्शन होगा? x का। तो इसका सोल्यूशन अगर देखें तो इसका सोल्यूशन साइन kx हो सकता है। आप रख के देख लीजिए, साइन kx। तो साइन kx का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे cos kx मल्टीप्लाइड बाई k, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन kx और माइनस के स्क्वायर। तो माइनस के स्क्वायर और साइन kx हो गया साई। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन सही है। अगर हम cos kx सोल्यूशन ले लें, cos kx सोल्यूशन ले लें, cos का भी क्या, अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन kx मल्टीप्लाइड बाई k, और उसका अगर एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? cos का साइन, और साइन का फिर करेंगे फिर cos, तो cos साई हो गया, और इधर आ गया माइनस के स्क्वायर। तो साइन kx और cos kx बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और हमें पता है अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, एक कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले सॉल्यूशन में, और दूसरे में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है जनरल सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, साइन kx और cos kx, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन विच इज a sin kx प्लस b cos kx विल ऑल्सो बी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2 psi बाई dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi। तो इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक होती इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और एक होती बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम।
तो यहाँ पर हमें बाउंड्री कंडीशन पता है। बाउंड्री कंडीशन क्या है तो उसको हम लोग अगले स्लाइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशंस। कौन सी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, ये कांस्टेंट ए एंड बी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस साई एक्स इज इक्वल टू 0 पे साई की वैल्यू है 0 एंड साई एक्स इज इक्वल टू एल पे वैल्यू है 0। और ये दोनों 0 वैल्यू कैसे हैं, ये है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वेव फंक्शन का, साई का फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है, साई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि साई इटसेल्फ हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट मॉड साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। क्योंकि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एल पे जो हमारा 1D बॉक्स है, वहां पर पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो पार्टिकल को इस बाउंड्री पर रहने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। इनफाइनाइट एनर्जी पार्टिकल के पास है नहीं, तो पार्टिकल यहां कभी पाया नहीं जाएगा बाउंड्री पे। पार्टिकल को बाउंड्री पे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब मॉड साई स्क्वायर 0 है, इसका मतलब साई 0 है। तो यही है, ये पहली बाउंड्री कंडीशन है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन है। तो ये बाउंड्री कंडीशन आ रही है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन से। तो हम लोग अप्लाई करते हैं पहली बाउंड्री कंडीशन। तो एट x इज इक्वल टू 0 साई, सोल्यूशन में अप्लाई करते हैं, a साइन के एक्स 0 रख दिया, b कॉस के इंटू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, ये तो 0 हो गया बाउंड्री कंडीशन से, अभी बताया मैंने। a इंटू साइन 0, साइन 0 क्या 0 हो जाएगा, b इंटू कॉस 0। तो 0 इज इक्वल टू साइन 0 क्या होता है 0, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस 0 क्या होता है 1। सो इक्वेशन आ गया 0 प्लस 0 प्लस b। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है, b इज इक्वल टू 0। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने बनाया, इसके लिए साइन के एक्स एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है और कॉस के एक्स एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि b की वैल्यू क्या मिल गई, 0। जब b की वैल्यू 0 मिल गई तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए साइन के एक्स तो सोल्यूशन में फिट होगा, बट कॉस के एक्स सोल्यूशन में फिट नहीं होगा। अगर कॉस के एक्स सोल्यूशन फिट नहीं होगा तो हम अब जो सोल्यूशन लिखेंगे उसको सोल्यूशन क्या लिखेंगे, नाउ सोल्यूशन विल बी साई एक्स ए साइन के एक्स। कॉस के एक्स सोल्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि b 0 हो गया। अब अप्लाई करेंगे दूसरी बाउंड्री कंडीशन, एट x इज इक्वल टू एल। तो क्या हो जाएगा, साई x इज इक्वल टू एल ए साइन के एल। तो ये 0 हो गया, साइन के एल इंटू ए। 0 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि b 0 है और a भी 0 हो गया तो पूरा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। अगर वेव फंक्शन 0 हो गया मतलब पार्टिकल कहीं भी फाइंड नहीं कर सकते, पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो हम क्या करेंगे, a 0 नहीं ले सकते हैं, जिसका मतलब है कि साइन के एल मस्ट बी 0। साइन के एल क्या होगा, 0 जरूर होना चाहिए, साइन के एल मस्ट बी 0। सो अगर साइन के एल 0 है तो उसको अगर सॉल्व करते हैं तो के एल क्या हो जाएगा, n पाई। और जहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n स्टार्ट फ्रॉम 1 to
3। n की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, मैथमेटिकली इट कुड बी 0 ऑल्सो, बट फिजिकली फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर हमने n की वैल्यू 0 लिया तो k 0 हो जाएगा। k 0 मतलब एनर्जी 0 हो जाएगी, और एनर्जी 0 है, देयर इज नो मोशन, तो इसलिए हम लोग n की वैल्यू 1 से लेंगे। अब यहां पर हम लोग अगर k की वैल्यू रख दें, k स्क्वायर क्या है 2me अपॉन h कट स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करें k स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू n पाई बाई l कर दें, और k स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई l स्क्वायर। तो अगर k स्क्वायर की वैल्यू रख दें 2me बाई h कट स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी e इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू मिली, यहां पर n क्या है, n यहां पे है 1 2 3, तो इधर n अगर चेंज होगा तो हमें इधर EL लिखना पड़ेगा। एनर्जी क्या है, एनर्जी भी चेंज होगी। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स का नाम ही है क्वांटम, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी क्वांटाइज्ड हो जाएगी, एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं रह सकती है। तो हम देख रहे हैं एनर्जी कैसे क्वांटाइज हो गई, एनर्जी की वैल्यू आ गई E n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम h कट को h/2 पाई लिख दें तो पाई कट जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर और 8ml स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों फार्मूले हैं, बस इसको न्यूमेरिकल लगाने में हमें ध्यान रखना होता है। अगर h कट है तो पाई होगा, और h अगर आ गया पाई कैंसिल हो जाएगा, तो h कट अगर आप रखेंगे दोनों फार्मूले आ जाएंगे। तो ये जो एनर्जी है यही है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और इसी को बोलते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू। एनर्जी आइगन वैल्यूज, किसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं, पार्टिकल की। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर पार्टिकल बहुत छोटा है, उसको हमने L लेंथ के बॉक्स में कन्फाइन कर दिया, तो उसकी एनर्जी कॉन्टिन्यूस ना हो करके एनर्जी क्वांटाइज हो जाएगी। और जो पहली एनर्जी होगी E1 एनर्जी क्या हो जाए, n की वैल्यू रख दीजिए, तो E1 की एनर्जी हो जाएगी h स्क्वायर, n की वैल्यू 1 रख दिया 8ml स्क्वायर। तो ये हो जाएगी फर्स्ट एनर्जी। इसी को मिनिमम एनर्जी है, तो इसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो ये है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, सबसे मिनिमम एनर्जी। और जो E2 होगी, E2 हो जाएगी 4 टाइम्स h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। n की वैल्यू कितना रख दिया, 2 रख दिया, यहाँ n की वैल्यू है 1, यहाँ n की वैल्यू है 2। तो अगर इसको देखें तो E2 क्या है, 4 गुना है E1 की। तो पार्टिकल या तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी में होगा या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी में होगा, इसके बीच की कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, इसके बीच की कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इसी को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। E1 से 4E1 के बीच में जो गैप है दैट इज फॉरबिडन। तो पार्टिकल जब बहुत छोटा होता है, एटॉमिक पार्टिकल होता है, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होनी मस्ट है। तो जो क्वांटम वर्ड आया है वो क्वांटम वर्ड इसीलिए आया है क्योंकि एनर्जी क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। और अगर n इक्वल टू 3 रखें तो क्या हो जाएगा, E3 क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा 9E1। और अगर हम सपोज E1 हमारी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, सपोज क्योंकि छोटा पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। अगर E1 एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो पार्टिकल उस बॉक्स में होगा जिसके लिए L रखा हमने, तो ये मिनिमम एनर्जी होगी, इससे कम एनर्जी का बॉक्स नहीं होगा उस पार्टिकल में। और अगली एनर्जी जो होगी
वो कितनी होगी, E2 कितनी होगी, E2 होगी 8, 4 इंटू दिस 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो सकती है, अगली एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर कोई बोले 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 4 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 4.1 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 4.2 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ एंड सिर्फ अगली एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। दिस इज द रीजन व्हाई एनर्जी लेवल ऑफ एटम इज डिस्क्रीट एंड शार्प। ओके, सो ये हो गया एनर्जी आइगन वैल्यू। अब अगर आइगन वेव फंक्शन की बात करें साई एन एक्स, तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आती है ए साइन के एक्स। ये आइगन वेव फंक्शन है, एक्स के की वैल्यू रख दीजिए, ए साइन एन पाई बाई एल एक्स। और इस ए को हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाउंड्री कंडीशन नहीं, सॉरी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं, -∞ टू +∞। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती 1। तो अगर इसे हम निकालेंगे तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी √2/L। तो जो आइगन वेव फंक्शन बनेगा तो हो जाएगा √2/L साइन n पाई x/L। तो यहां ये n की वैल्यू 1 से शुरू होगी। तो पहला जो वेव फंक्शन होगा वो होगा ψ1x, और दूसरा होगा ψ2, और तीसरा होगा ψ3। तो ये करस्पॉन्डिंग किसके है, ये करस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 के। और यहां हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने प्लॉट किया वेव फंक्शन ψ1 है, और ये ψ2 है, और ये ψ3 है। तो ये पहला ग्राफ है 0 to L के बीच में, ये दूसरा ग्राफ है, क्योंकि साइन है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है। और क्योंकि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो साई इटसेल्फ हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका इस ग्राफ से खींचेंगे ये वाला ग्राफ जो मॉड साई स्क्वायर ग्राफ है, मॉड साई स्क्वायर। तो ये 1 का हो गया 1, और यहाँ हो गया ψ2 का मॉड स्क्वायर, और ये हो गया ψ3 का मॉड स्क्वायर। तो इसका अगर ग्राफ खींचते हैं तो देखते हैं कि पार्टिकल जब एनर्जी E1 है तो पार्टिकल मैक्सिमम टाइम कहाँ रह रहा है, बिटवीन द बॉक्स, दैट इज L/2। तो पार्टिकल मैक्सिमम टाइम बिताएगा L/2 पे, और जब इसकी एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम्स E1, दैट इज E2, तो उस समय पार्टिकल क्या करेगा, यहां पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो पार्टिकल मैक्सिमम टाइम बिताएगा L/4 पे और 3L/4 पे। तो अगर आप देखें जब एनर्जी E1 है तो पार्टिकल का जो फेवरेट प्लेस है वो L/2 है, लेकिन जैसे एनर्जी उसकी 4 गुना होती है तो वहां पे पार्टिकल जाता ही नहीं, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, पार्टिकल कैन नॉट बी फाइंड देयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको पार्टिकल पिक्चर समझें तो पार्टिकल 50% टाइम यहां बिताता है, 50% यहां बिता रहा टाइम। तो आधा समय इधर बिता रहा, आधा समय इधर बिता रहा है, तो बीच से ही तो जाएगा पार्टिकल। लेकिन ये पार्टिकल पिक्चर की बात ही नहीं हो रही है, दिस इज वेव पिक्चर। वेव पिक्चर पॉसिबल है, नोड एंटी नोड। सो दिस इज मिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और जब हम पार्टिकल के वेव नेचर को समझते हैं तो वेव नेचर में पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है। तो अभी क्योंकि इसकी बाउंड्री इनफाइनाइट अगर देखें तो वेव बाहर भी होगा। अगर हम फिजिकल देखें तो एक प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं अल्फा डिके। तो अल्फा डिके को क्लासिकल फिजिक्स कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आता है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाईएस्ट एनर्जी होती है 7.7 MeV। और जो बैरियर होता है उसकी होती है 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पार्टिकल है वो 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बैरियर को क्रॉस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्लासिकल फिजिक्स से। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स करती है, कर सकता है। क्यों? क्योंकि वेव नेचर है। तो अगर इसकी बाउंड्री लिमिटेड है तो पार्टिकल इधर भी आएगा, वेव इधर भी आएगा,
तो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी इधर भी होगी। अगर प्रोबेबिलिटी होगी तो पार्टिकल को फाइंड, बिल्कुल पार्टिकल की अगर प्रोबेबिलिटी 0.001 भी है तो कभी ना कभी पार्टिकल बाहर आएगा। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स प्रोबेबिलिटी मीन्स अपॉर्चुनिटी। तो ये हम समझ सकते हैं, हमारे साथ भी यही है, हमारे अंदर भी वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर मीन्स लिमिटेशन और वेव नेचर मीन्स अनलिमिटेशन, कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसको आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, तो अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।